हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डॉक्टर राजेश वर्मा के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो का विषय है मनोविदलता एक परिचय। शुरुआत करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से। 1860 में एक मनोचिकित्सक हुए जिन्हें हम मोरियल के नाम से जानते हैं और वो बेल्जियम के रहने वाले थे। उन्होंने एक बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे का केस साझा किया है दुनिया के साथ। जो बच्चा 13 वर्ष का था, बहुत प्रतिभाशाली था वो, लेकिन जो जो उसकी उम्र बढ़ती गई उसमें कुछ अजीब से लक्षण उन्हें दिखाई दिए। ब्रिलियंट होने के बावजूद पढ़ाई में उसकी रुचि कम होती चली गई। जो सोशल एक्टिविटीज थी, सोशल इंटरेक्शंस थे, सामाजिक क्रियाकलाप थे, उसमें उसकी रुचि बहुत तेजी से घटने लगी। वो दूर उनसे होने लगा। एकांत उसे बहुत पसंद आया। उसके व्यवहार में ऐसा लगने लगा कि जैसे कि उसने शिक्षा में अभी तक जो सीखा था, स्कूल में जितनी उसने इंफॉर्मेशन ली थी शिक्षा से संबंधित, वो जैसे सब खत्म हो गई। उसकी स्मृति ही उसमें नहीं रही। उसके अंदर बार बार विचार आने लगे हत्या करने के, और वो भी अपने पिताजी की। कि इस प्रकार के विचारों की एक बेलगाम उड़ान उसके मस्तिष्क में चलने लगी। अब ये सिम्टम्स अचानक से क्यों हुए? उसका वातावरण भी वही था, स्कूल, घर, भोजन भी उसका वही था, वो कपड़े भी वैसे ही पहनता था, उसका पीयर ग्रुप सब कुछ वैसा ही था। तो मोरियल ने उस समय ये एक अंदाजा लगाया कि हो सकता है कि उसके जेनेटिक्स या आनुवंशिकता के कारण उसमें ये परिवर्तन आए हों। और इस चीज को देखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए, उन्होंने इस समस्या को, यूं कह लीजिए इस विकार को, डिमेंशिया प्रेकोक्स का नाम दिया, जिसका अर्थ है प्रारंभिक अवस्था में मानसिक क्षमता का ह्रास। बाद में स्विट्जरलैंड के एक मनोचिकित्सक हुए जिनका नाम था ब्यूलर। 1911 में उन्होंने भी एक इसी प्रकार की स्थिति का वर्णन किया, और वहीं से शुरुआत होती है इस शब्द की जिसे आज हम स्किज़ोफ्रेनिया के नाम से जानते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया मतलब पार्टीशन ऑफ पर्सनैलिटी, डिवीजन ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का विभाजन। परिभाषा इसमें जिस व्यक्ति को स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी होती है उसके अंदर एक बहुत ही अहम लक्षण होता है, वो है वास्तविकता से संपर्क। और व्यक्ति इस विकार से ग्रसित होकर वास्तविकता से सारा संपर्क खो देता है। अर्थात ऐसी कार्यात्मक मनोविकृति जिसमें व्यक्ति वास्तविकता से संपर्क खो बैठता है, कनेक्शन उसका कट हो जाता है। मनोविदलता मानसिक जो विकार होते हैं उनका एक समूह होता है। अकेला ये ऐसा नहीं है कि एक ही मानसिक विकार है, ये कई सारे मानसिक विकारों का एक समूह है, जिसमें क्या होता है, व्यक्ति की सामाजिक अंतरक्रिया में कमी होने लगती है, उसके परसेप्चुअल एबिलिटी में कमी होने लगती है, उसके विचार हैं, उसके संवेगों की अभिव्यक्ति में, उनके संवेगों की व्यवस्था में, मतलब संवेग अव्यवस्थित होते रहते हैं। जो कि ये सारी चीजें उन विकारों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कि मुख्य रूप से 4 ऐसे बिंदु हैं जहां पर मनोविदलता के कारण विकृति पैदा होती है। सबसे पहला है जी चिंतन प्रक्रिया, दूसरा है प्रत्यक्षण, परसेप्चुअल एबिलिटी। देखो, प्रत्यक्षण की क्षमता जब खो जाती है तो ये समझ लेना कि रियलिटी के साथ कनेक्शन भी खो जाता है। हमारा यथार्थ के साथ जो संबंध बना हुआ है वो हमारे प्रत्यक्षण की क्षमता के कारण बना हुआ है।
अगर वो क्षमता खो गई तो ये स्पष्ट है कि हमारा यथार्थ से संबंध खो गया। तीसरा जो बिंदु है वो है भाषा। बोलना चाहेगा कुछ और निकलेगा कुछ और। स्वयं और व्यवहार ये दोनों भी व्यक्ति के विकृत हो जाते हैं। इनकी विकृति के पीछे जो कारण है वो मुख्य रूप से प्रोटेक्शन की क्षमता ही है, क्योंकि प्रोटेक्शन बाहरी और आंतरिक उद्दीपकों के प्रति एक की गई प्रतिक्रिया है। उसमें किसी प्रकार की विकृति इन सब में विकृति पैदा कर देती है। एक बार आगे बढ़ने से पहले वैश्विक पटल पर कितने लोग ऐसे हैं जो मनोविकलता नामक विकार से ग्रसित है, इस पर हम नजर डाल लेते हैं। अभी तक आपने स्लाइड पढ़ ली होगी। आप देख लीजिए कि 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग मनोविकलता की बीमारी से ग्रसित है। ये मैं नहीं कह रहा हूं या कोई एक देश नहीं कह रहा है, ये इस दुनिया की सर्वोच्च स्वास्थ्य संस्था जिसे हम विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से जानते हैं वो कह रहा है। शुरुआत किस समय होती है मनोविकलता की, ये जानिए कि जीवन का कौन सा वो पड़ाव है जहां पर मनोविकलता व्यक्ति के मानसिक पटल पर दस्तक देती है। रिसर्च बताती है कि इसकी शुरुआत बचपन में ही हो जाती है, यानी कि बचपन जब थोड़ा सा बूढ़ा होने लगता है और व्यक्ति जब किशोरावस्था की दहलीज पर कदम रखता है, शुरुआत वहीं होती है। लेकिन इसकी सबसे ज्यादा संभावना कब होती है? जब व्यक्ति की किशोरावस्था बूढ़ी होने लगती है और व्यक्ति जवानी की दहलीज पर कदम रखने लगता है, जिसको हम प्रारंभिक वयस्कता के नाम से भी जान सकते हैं। लगभग 15 से 30 वर्ष के बीच सबसे ज्यादा संभावना होती है व्यक्ति को मनोविकलता से ग्रसित होने की। इसे समझने के लिए मनोविकलता का एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लासिफिकेशन या कैटेगराइजेशन किया गया है। ये किस प्रकार से होती है, यानी होने के आधार पर मनोविकलता को 2 वर्गों में बांटा गया है, जिसे हम बोल सकते हैं प्रक्रिया मनोविकलता यानी प्रोसेस स्किज़ोफ्रेनिया, और दूसरा है प्रतिक्रियाशील मनोविकलता या रिएक्टिव स्किज़ोफ्रेनिया। सबसे पहले हम जानेंगे प्रक्रिया मनोविकलता की नैदानिक विशेषताएं। हम किस प्रकार से पहचाने कि जो मनोविकलता है किसी व्यक्ति में वो प्रक्रिया है या प्रतिक्रियाशीलता है। उसके भी अलग अलग सिम्टम्स हैं, विशेषताएं हैं, तो ये कुछ दे रखी है। रिसर्च ये बताती है कि इस प्रकार की मनोविकलता अर्थात प्रक्रिया मनोविकलता आनुवंशिक हो सकती है, जैविक एवं मनोवैज्ञानिक कारणों के कारण व्यक्ति के अंदर हो सकती है, और ये लंबे समय तक चलने वाली मनोविकलता होती है जिसे हम प्रक्रिया मनोविकलता कहते हैं। तो ऐसे कौन कौन से कारण है भाई? पहला देखो, व्यक्ति के अंदर अगर सामाजिक व्यवस्था में रुचि कम है तो ये जान सकते हैं हम कि उसके अंदर प्रोसेस स्किज़ोफ्रेनिया है। दिन में अगर व्यक्ति दिव्य स्वप्न अत्यधिक सपनों में खोया रहता है तो वो भी प्रोसेस मनोविकलता है। संवेगात्मक अभिव्यक्तियों का कुंद हो जाना, ये बात समझने लायक है। ब्लंट जिसको हम बोलते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में खुंडा बोलते हैं, यानी कि एक चाकू है, बहुत शार्प है, पेना है, उससे आसानी से कुछ चीजों को काटा जा सकता है। जब वो काटने की अपनी क्षमता खो देता है तो उसको हम कुंद या ब्लंट कहते हैं। इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति में प्रक्रिया मनोविकलता है तो आप समझेंगे कि उसके संवेग बिल्कुल कुंद हो चुके हैं, अर्थात संवेगों की अभिव्यक्ति जैसी हमारे चेहरे पर आनी चाहिए वैसी उसकी नहीं आती है, और ना वैसे वो व्यवहार भी करता है। दूसरा इंडिकेटर है कि साधारण या जो सामान्य उद्दीपक होते हैं, अर्थात
इन्वायरमेंट से उत्पन्न होने वाले जो सामान्य से उद्दीपक है, कोई तेज आवाज आ गई, कोई पीछे से कहीं से गाना किसी ने सुन लिया या कोई खुशबू आ गई, ये सब बातें उनके प्रति भी जब व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है, वो प्योरली अनुचित होती है। उदाहरण ले लीजिए आप, दूर कोई डीजे पे गाना चल रहा है और सामान्य व्यक्ति होगा, अगर उसके पसंद का है तो वो गुनगुनाना शुरू कर देगा और पसंद का नहीं है तो इग्नोर कर देगा। लेकिन अगर व्यक्ति मनोविदलता से ग्रसित है तो उसके प्रति वो एक इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देगा, जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है कि व्यक्ति ऐसा दे। या तो हो सकता है वो नाचने लग जाए या चिल्लाने लग जाए या जहां डीजे बज रहा है उनको जोर जोर से आवाज देकर उसको बंद करने के लिए कहने लग जाए, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा व्यवहार करेगा जो कि अनुचित होगा। और एक फीचर और है, वो है कि बाहरी या आंतरिक जो भी उद्दीपक है उनके प्रति व्यक्ति बहुत ही ज्यादा संवेदनशील हो जाता है, सेंसिटिव हो जाएगा। अगर अंदर से शरीर के हल्का सा कोई पेन या किसी प्रकार का उद्दीपक उत्पन्न होता है तो उसके प्रति जो उसका रिएक्शन होगा वो अत्यधिक बढ़ा हुआ होगा या बिल्कुल ही नहीं होगा, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा व्यक्ति ऐसी स्थिति में। दूसरी है प्रतिक्रियाशील मनोविदलता, उसकी भी कुछ नैदानिक विशेषताएं हैं। दबाव और तनाव, दो चीज होगी, यानी कि स्ट्रेस और टेंशन या कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, उनके प्रति जो व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है और थोड़े समय के लिए ही वो अपने लक्षण दिखाता है, उसको हम प्रतिक्रियाशील मनोविदलता के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम ध्यान दें तो इसके नाम से स्पष्ट है, प्रतिक्रियाशील रिएक्टिव, यानी किसी उद्दीपक के प्रति ही प्रतिक्रिया की जाती है और जब प्रतिक्रिया की जाती है तो वो प्रतिक्रिया इस प्रकार की होती है कि उसके अंदर मनोविदलता के लक्षण साफ साफ झलकते हैं। पहली बात, संवेगात्मक रूप से व्यक्ति के अंदर अचानक से उथल पुथल होने लग जाती है। कोई खुशी की बात हुई और व्यक्ति उतनी ही देर में उस खुशी की बात के प्रति एक ऐसी प्रतिक्रिया करेगा जैसी आपने कभी सोची नहीं, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एकदम गहरी उथल पुथल उसके अंदर होने लगी। कंफ्यूजन तो इसका एक हॉलमार्क होता है। छोटी सी बात हो, फैसला लेना है कि इधर जाए कि इधर जाए, तो कंफ्यूज जाए कि दोनों तरफ जाए, कैसे जाए, क्या करे, उसको ये समझ में ही नहीं आएगा। दुस्वप्न बहुत बड़ा इंडिकेटर है रिएक्टिव स्किज़ोफ्रेनिया का। नाइटमेयर्स, रात में उठकर चिल्लाना शुरू, जैसे किसी ने मार ही दिया हो, किसी ने गला ही काट दिया हो। देयर इज समथिंग कॉल्ड नाइटमेयर्स। उसके व्यवहार में एक परिवर्तन आएगा, लेकिन वो बहुत जल्दी और बहुत तीव्र होगा। किसी भी उद्दीपक के प्रति आम व्यक्ति का भी व्यवहार परिवर्तित होता है, बहुत ज्यादा तीव्र नहीं होता वो। जैसे आप बैठे हुए अभी, कोई साइड से आवाज आ गई तो आप देखेंगे ऐसे, बस होगी नॉर्मल बात। और वहीं पर अगर व्यक्ति मनोविदलता से ग्रसित है तो उछल पड़ेगा, यहां से धड़ाम से इधर चला गया, उधर भाग गया, समथिंग इस टाइप की गतिविधि वो करेगा। और जो उसका भाषण होगा, जो उसकी स्पीच होगी, बहुत ही अव्यवस्थित होगी, डिसऑर्गेनाइज्ड। लेकिन ये सारी चीजें किसी न किसी उद्दीपक के प्रति की गई प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप होंगी। ऐसे नहीं है कि बैठा बैठा वो उल्टी सीधे बात बोलना शुरू कर देगा। वो तब बोलना शुरू करेगा जब कोई ना कोई उद्दीपक उसको मिलेगा। तो ये अंतर है प्रक्रिया मनोविदलता और प्रतिक्रियाशील मनोविदलता में। कुछ सामान्य लक्षणों पर हम एक नजर डालते हैं। जैसे हमने बताया है कि एक व्यापक शब्द है जिसमें लक्षणों की एक पूरी की पूरी श्रृंखला होती है, कोई एक दो लक्षण नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय होता है और जब प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है तो उसका प्रत्येक लक्षण भी अद्वितीय होगा, अलग अलग होगा। लेकिन यह संभव नहीं है कि हर व्यक्ति के लक्षणों के अनुसार
बीमारी का नाम दिया जाए। तो कुछ सामान्य लक्षणों को सेलेक्ट किया गया है जो कि हर प्रकार का व्यक्तित्व वाला उस प्रकार उन लक्षणों को वो प्रदर्शित करता है और जिन्हें 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहली है प्रत्यक्षात्मक निस्पंदन का विकृत होना। पहला है जी प्रत्यक्षात्मक निस्पंदन, यानी कि परसेप्चुअल फिल्टरिंग का विकृत हो जाना। ये प्रत्यक्षात्मक निस्पंदन होता क्या है कि बहुत सारे जो उद्दीपक है उनमें से जिस उद्दीपक को हम परसीव करते हैं उसको ही मानसिक रूप से समझना और उसका सही सही अर्थ निकालना, इसको हम मोटे तौर पर परसेप्चुअल फिल्टरिंग के नाम से जानते हैं। जो व्यक्ति मनोविकलता से ग्रसित होगा उसके अंदर ये एबिलिटी विकृत हो जाएगी। उसके सामने होगा कुछ और उसका प्रत्यक्ष उसको कुछ और होगा। दूसरी बात है विचारों और संवेगों का अव्यवस्थित होना। ना तो विचार एक प्रक्रिया में चलेंगे और ना ही संवेग, सारे के सारे विकृत हो जाएंगे और डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगे। दुश्चिंता और दहशत अर्थात एंजाइटी और पैनिक, छोटी सी बात से पैनिक हो जाना और छोटी सी आने वाली घटना के बारे में दुश्चिंतित हो जाना। भ्रम और मति भ्रम, डिल्यूजन एंड एलुसिनेशन। डिल्यूजन का मतलब कि व्यक्ति को आप कितने भी प्रूफ दे लो, उसके मस्तिष्क में जो बात बैठ गई है, जो भाव बैठ गया है, वो निकलने वाला नहीं होता है। इसको बोलते हैं डिल्यूजन। और एलुसिनेशन क्या होता है कि बिना उद्दीपक के व्यक्ति प्रत्यक्षण करने लगता है। कोई चीज है ही नहीं फिर भी उसको दिखाई देने लगेगी, कोई आवाज आई नहीं फिर भी उसको आवाज सुनाई देने लगेगी, उसको बोलते हैं एलुसिनेशन। ये कुछ ऐसे सामान्य लक्षण हैं जो हर मनोविकलता से ग्रसित व्यक्ति में जरूर मिलेंगे। और सबसे बड़ी पहचान अगर मनोविकलता की है तो वो ये है कि उसका वास्तविकता से कनेक्शन कट जाता है। अब कुछ विशिष्ट लक्षणों पर एक नजर डालते हैं। हमने सामान्य लक्षणों पर भी चर्चा की, हमने वो किस प्रकार हो सकता है उस प्रकार के लक्षणों पर भी चर्चा की। यहां पर हम कुछ विशिष्ट लक्षणों पर एक नजर डालते हैं। इन लक्षणों को मोटे तौर पर 2 प्रकारों में बांटा गया है। याद रखें, मनोशास्त्र में मनोविकलता ही एक ऐसा विकार है जिसमें 2 प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, एक तो वो सकारात्मक और एक नकारात्मक। पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स। अब सकारात्मक लक्षण कौन से होते हैं? वो लक्षण जो व्यक्ति के अंदर मौजूद है और वो लक्षण जो व्यक्ति के अंदर मौजूद नहीं है वो नकारात्मक। ये सामान्य सी बात है और ये अंतर समझने की जरूरत है कि कौन सा लक्षण सकारात्मक है, कौन सा नकारात्मक है। ये सकारात्मक लक्षण का एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं। मति भ्रम, हेलुसिनेशन जिसको हम कहते हैं, और वो हेलुसिनेशन 5 इंद्रियों से संबंधित होता है। सुनने से भी, देखने से भी, चखने से भी, सूंघने से भी, टच से भी, कहीं से हेलुसिनेशन हो जाएगा। टच से कैसे होगा? बैठा है बस बैठे बैठे लगेगा उसके शरीर पर कोई कीड़ा चल रहा है, यहाँ देखो इधर है, इधर है, इधर देखो मैं यहाँ चला गया, इस प्रकार से वो हेलुसिनेशन है नहीं एक्चुअल में, लेकिन उसको मति भ्रम हो जाएगा। यानी कि वो सिम्टम उसमें उपलब्ध है, इसलिए इसको पॉजिटिव कहा गया है। दूसरा, प्रत्यक्षात्मक क्षमता में अतिशोक्ति या विकृति। अतिशोक्ति, चींटी को हाथी के रूप में देखना, इसको बोलते हैं अतिशोक्ति। मतलब अगर किसी ने हल्का सा उसको टच कर दिया ऐसे, वो कहेगा मुझे चाकू मार दिया। ऐसी अतिशोक्ति उसके अंदर साफ साफ प्रदर्शित होती है, इसलिए इसको सकारात्मक लक्षण का है। उसके जो बिलीफ सिस्टम है वो बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक हो जाएगा, व्यवहार अनुपयुक्त रहेगा, अनुचित व्यवहार हम कह सकते हैं। उसके जो भाषण की अभिव्यक्ति है, जो वो बोलेगा वो बिल्कुल अनुचित, इनअप्रोप्रिएट।
चाहे वो स्थिति के अनुरूप अनुचित हो, चाहे वो किसी प्रतिक्रिया के अनुरूप अनुचित हो, किसी माहौल के हो, लेकिन होगा अनुचित उसका भाषण और व्यवहार। और जो चिंतन है, जो सोचने का सिस्टम है, वो प्योरली इलॉजिकल होगा, अतार्किक होगा। और तर्कहीन भय, तर्कहीन भय को हम क्या कहते हैं? फोबिया। फोबिया एक प्रकार का अलग से विकार है, लेकिन मनोविदलता में वो फोबिया अतिशोक्ति के रूप में प्रदर्शित होता है। उदाहरण के लिए, अगर व्यक्ति को छिपकली दिख गई तो उसको लगेगा कि ये मगरमच्छ है और ये मुझे खा जाएगा। देखा, तर्कहीन भय और अतिशोक्ति दोनों जुड़ गई इसमें। तो ये सारे सिम्टम्स उस व्यक्ति के अंदर उपलब्ध होते हैं, पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें सकारात्मक लक्षण कहा गया है। नकारात्मक लक्षण, असामान्य लक्षण ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के अंदर नहीं पाए जाते, अनुपस्थित होते हैं। पहली बात, संवेगात्मक अभिव्यक्ति की कमी, यानी कि किसी उद्दीपक के प्रति अगर हमें कोई संवेग अभिव्यक्त करना है, कोई खुशी, कोई गुस्सा, कोई घृणा, कोई आश्चर्य अगर हमें जाहिर करना है, तो उस व्यक्ति में इस बात की कमी पाई जाएगी, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में एक फ्लैट इफेक्ट। किसी भी प्रकार का संवेग उस व्यक्ति के अंदर ढंग से अभिव्यक्त नहीं हो पाता है। संज्ञानात्मक अखंडता की कमी, ये संज्ञानात्मक अखंडता क्या होती है कि जो संज्ञानात्मक हमारा सिस्टम है वो अगर अखंड है, ऑर्गेनाइज्ड है, तो हमारा जो मानसिक पटल है वो स्वस्थ रहता है। पर वहीं पर मनोविदलता से ग्रसित व्यक्ति के अंदर संज्ञानात्मक अखंडता की भारी कमी पाई जाती है कि संज्ञानात्मक सिस्टम उसका पूर्ण रूप से खंडित होता है। आनंद, खुशी, मजा और दर्द, हर व्यक्ति को इन सभी चीजों का अनुभव भी होता है, एहसास भी होता है, लेकिन मनोविदलता से ग्रसित व्यक्ति में इन सब का कोई उसको ना एहसास होता है ना अनुभव होता है, यानी कि इसकी कमी पाई जाती है, इसीलिए इसे नकारात्मक लक्षण कहा है। तार्किक व्यवहार, जो लॉजिकल बिहेवियर है, उसकी कमी मिलेगी, ढंग से उसको अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा, और ना ही वो बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दे पाएगा किसी उद्दीपक के प्रति। बाहरी और आंतरिक उद्दीपकों के प्रति उदासीनता, कि किसी भी उद्दीपक के प्रति जब हम कोई प्रतिक्रिया करते हैं तो अपने व्यक्तित्व के अनुसार करते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं, मतलब करते जरूर है, लेकिन जो मनोविदलता से ग्रसित व्यक्ति होगा वो उसके अंदर इस प्रकार की भारी कमी हमें मिलती है। या तो वो बोलेगा ही नहीं, और बोलेगा तो बहुत ही कम, ये भी एक कमी है। और विकृत अमूर्तता, अमूर्तता का मतलब है कि वैसी अवधारणाएं जिन्हें हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से परसीव नहीं कर सकते। अगर मैं कहूं मीठा, मैं कहूं विद्यालय, तो ये क्या चीज है? अमूर्त है ये। तो जैसे ही मैंने मीठा कहा, आपके जहन में मिठास घुल गया होगा। जैसे मैंने विद्यालय कहा तो आपको अपना पुराना या कोई भी नजदीक का विद्यालय की एक छवि आपके मस्तिष्क में आ गई होगी, आप समझ गए होंगे कि विद्यालय क्या है। लेकिन जो व्यक्ति मनोविदलता से ग्रसित होता है उसमें इस प्रकार की कमी साफ और स्पष्ट रूप से झलकती है। उसको विद्यालय कहेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि क्या कहा है, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्टनेस, अमूर्त रूप से उस शब्द को वो समझ नहीं पाएगा। तो इस बात की उसके अंदर कमी हो। तो आपको ये पहचानना होगा कि कौन सा लक्षण सकारात्मक है, कौन सा नकारात्मक है। एक बात से आप पहचान सकते हैं, जिस लक्षण के पीछे नहीं है, कमी है, ये लिखा हो वो नकारात्मक है, और जो उसके अंदर उत्पन्न है वो सकारात्मक। और अब परिणाम क्या क्या हो सकते हैं मनोविदलता के? मनोविदलता से ग्रसित लोगों में सामान्य व्यक्तियों की अगर तुलना की जाए, उनमें 2 से 3 गुना जल्दी मर जाने की संभावना ज्यादा होती है। दूसरा परिणाम देखें
जो डे टू डे एक्टिविटीज है, जो व्यक्ति का प्रोफेशनल लाइफ है, सोशल लाइफ है या उसकी फैमिली लाइफ है, वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसका परिणाम ये होता है कि इसकी उत्पादक क्षमता बिल्कुल ही कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। और तीसरा परिणाम है मनोविकलता की जो तीव्रता है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और इस लेवल तक चली जाती है, वो इतनी खतरनाक हो जाती है कि कई बार व्यक्ति उसके प्रभाव से हत्या भी कर देता है, क्राइम भी कर देता है, वो स्वयं की जान भी ले सकता है। अगर हम संज्ञानात्मक रूप से उसके परिणाम देखें तो अटेंशन ढंग से नहीं कर पाएगा, परसेप्शन का तो मैंने आपको बताया विकृति हो जाएगी, स्मृति खो जाएगी, लर्निंग है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, इनमें सब प्रकार की परेशानियां उसको आने लगेगी। उसकी पर्सनैलिटी विकृत हो जाएगी, उसका सेल्फ स्वयं उसको समझ में नहीं आएगा, सामाजिक आइडेंटिटी उसकी है वो खत्म होने लगती है। व्यक्ति तत्कालिक वातावरण के प्रति इनसेंसिटिव हो जाएगा कि वातावरण कैसा भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल है, सोशल है, नेचुरल है, एकेडमिक है, किसी प्रकार का वातावरण है, उसके प्रति बिल्कुल ही वो इनसेंसिटिव हो जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आसपास क्या हो रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि जो व्यक्ति मनोविकलता से ग्रसित होते हैं उनको बहुत से लोग सही से ट्रीट नहीं करते हैं, उनके साथ मानव अधिकारों का, इंसान के अधिकारों का उल्लंघन होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। जो मनोविकलता से ग्रसित नहीं है वो ऐसा काम करते हैं। तो इस बात की भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये भी एक परिणाम है। दोस्तों, यही था मनोविकलता एक परिचय, और ये मेरे संदर्भ रेफरेंसेस है। अगर इसको आप और भी गहराई से जानना चाहते हैं तो आप इन रेफरेंसेस को एक बार जरूर देखिए और पढ़िए। दोस्तों, वीडियो के कंटेंट्स और प्रेजेंटेशन स्टाइल अगर अच्छा लगता है औरों को बताएं, कुछ कमी लगती है आप मुझे बता सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर, या मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है vermasujit@yahoo.com। और अगली वीडियो देखना ना भूलिए जिसका विषय रहेगा मनोविकलता की प्रकृति।